हमारा लालन पोषण सब कुछ जो है व्यापारी परिवार में, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होता तो मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में नहीं होता। तो हमारी आजीविका का अल्टीमेटली उतना ही, जो लड़ाई हमने शुरू की थी कि हमारा व्यापारी अपना व्यापार में मग्न रहे और हमारा बाजार जो है वो भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में सबसे बड़ा और प्रभावशाली बाजार होना चाहिए, ये मानसिकता के साथ। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन और उनकी धर्मपत्नी संगीता भसीन जी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी शहर की रौनक वहाँ का बाजार हुआ करता है। हम बाजार की रौनक तो देखते हैं, लेकिन उस रौनक के पीछे व्यापारियों की परेशानियों से हम अनजान होते हैं। उन परेशानियों को नज़दीक से देखा, समझा और उसका समाधान निकाला अजय भसीन ने। आज व्यापारियों के पर्याय बन चुके हैं अजय भसीन जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। अजय भसीन जी, संगीता भसीन जी, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा तो भिलाई में पूरी हुई, उसके बाद आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना कैरियर शुरू किया, फिर व्यापार की तरफ का आपका रुख कैसा हो गया? कैसी जर्नी थी आपकी? हमारा लालन पोषण सब कुछ जो है व्यापारी परिवार में हुआ। हमारे पूर्वज जो है वो हमेशा बिजनेस करते आए, हमारे दादाजी के ज़माने से बिजनेस चलता आया। फिर हमारे फादर बिजनेस कर रहे थे जी। पहले बहुत संघर्षों के बाद वो पावर हाउस में आके सेटल हुए। वहाँ से हिंदुस्तान बूट हाउस के नाम से जूते की दुकान उनके द्वारा संचालित की गई जी। जिसे फिर आगे मैंने और मेरे भाई ने आगे उनको टेक ओवर किया और वो आज तक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। व्यापार में आपने तो शुरुआत किया, फिर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका जुनून कैसे बन गया? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एक व्यापार, हमारा व्यापार, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ चीज है। क्योंकि अगर व्यापार नहीं होता तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं होता। बिल्कुल। एक ऐसी कसक थी कि व्यापारी व्यापार तो करता है और 14 घंटे समय देने के बाद भी जो एक सम्मान व्यापारी को मिलना चाहिए, जो एक कॉन्फिडेंस, मैं कहता हूँ कि व्यापारी जब अपने व्यापार में अपने में लीन रहता है तो उसे जो कॉन्फिडेंस की जो जरूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता था कि व्यापारी के पास की कमी है। वो जब भी उसके पास कोई परेशानियां आती है तो वो परेशानियों को या तो मन में सोच के रह जाता है या फिर वो ऐसा कोई दरवाजा ढूंढता है कि मैं किसके पास जाऊं। अब वो दरवाजा उस समय पे हुआ करता था कि या तो कोई राजनीतिक क्षेत्र का दरवाजा खटखटाए जी, या फिर कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो रहते हैं उनके पास जाएं जिन लोगों को व्यापार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन जो लोग अपनी नजरें गड़ाए रहते थे कि व्यापारी किसी भी तरीके से उनके यहाँ आ जाए, उनके पास आ जाए और उनकी कठपुतली बन के रह जाए। ये जो एक वातावरण बड़ा होते समय में हम लोगों ने देखा तो ये बड़ा चुभता था कि व्यापारी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद अगर वो कुछ थोड़ा बहुत लास्ट में धन संचय करता है तो वो भी समाज के लिए ही निछावर करता है। लेकिन जब समाज से कुछ लेने की बारी आती है तो व्यापारी अंतिम व्यक्ति होता है जिसको कोई भी अगर कोई अच्छे भाव भी अगर देना चाहता है, कोई सद्भावना भी देना चाहता है तो व्यापारी वो अंतिम व्यक्ति होता था। ये सब चीजें देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जी। कोई ऐसा फोरम होना चाहिए, कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ व्यापारी अपनी बात व्यापारी से बोले और वो व्यापारी की बात जो सही फोरम है वहां तक लेके जाए। ये सब चीजें देखता हुआ हम लोग बड़े हो रहे थे और जब ऐसा लगा, जब एक अवसर प्राप्त हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 2010 में जुड़ने का, तब वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप जुड़े तो एक तरीके से आप पूरी मानसिक रूप से तैयार थे कि मुझे व्यापारियों के सम्मान के लिए लड़ना है? बिल्कुल, एक ही चीज दिमाग में थी, सिर्फ एक ही चीज थी कि व्यापारियों को एक सम्मानजनक स्थिति में ला के हम खड़ा कर सकें। और उससे पहले ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी पिछले
10 एक सालों से जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। सर्कुलर मार्केट पावर हाउस जो है सबसे पुराना बाजार है भिलाई का। जी जी। वहाँ पे हम लोगों की तीसरी पीढ़ी काम कर रही थी। हम लोग तीसरी पीढ़ी के रूप में आए थे। तो एक तो सबसे पहले ये चीज थी कि हमारा बाजार जो है सबसे पुराना बाजार है, वो सबसे बड़ा बाजार है और सबसे सस्ता बाजार के नाम से प्रचलित है। तो वो बाजार हमेशा निरंतरता के साथ आगे बढ़े, एक ये चीज थी। अब वहाँ पे जितनी समस्याएं आ रही थी उस समस्याओं को दूर करने का दायित्व हम लोगों ने, मैंने और गार्गी शंकर मिश्रा ने मिलके पिछले 10 सालों से लिया हुआ था कि किस तरीके से उसको सही ढंग से हम लोग संचालित करें ताकि हमारा व्यापारी अपना व्यापार में मग्न रहे और हमारा बाजार जो है वो भिलाई नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में सबसे बड़ा और प्रभावशाली बाजार होना चाहिए। ये मानसिकता के साथ हम लोग आगे बढ़े। जी बिल्कुल। आपके कुछ मित्रों और व्यापारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अजय भसीन के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, उनका जुनून है और आप जो काम करते हैं पूरे जुनून के साथ काम करते हैं। तो क्या कारण था, क्या वजह थी, कैसा एक पॉइंट था आपकी लाइफ में कि ये जुनून में बदल गया आपका? जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते थे तो हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर मिलते थे। सामाजिक तौर पे भी हर जगह पे समाज का एक प्लेटफॉर्म होता था, राजनीतिक दल का एक प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन वहाँ पे उस जगह पे उन्हीं लोगों की बात होती थी जो लोग वहाँ पे प्रभावशाली ढंग से रहते थे। लेकिन जिनकी बात होनी चाहिए, जिस वर्ग से हम आते थे, उस वर्ग को सिर्फ और सिर्फ एक चंदे की मशीन के रूप में जाना और देखा जाता था। तो वो चीजें पीड़ा पहुंचाती थी। तो हमने ये ठाना अपने अंदर कि क्यों ना अपने संगठन को, जो सिर्फ व्यापार के लिए ही बना हुआ संगठन है और जो व्यापारियों के दुख दर्द को समझने वाला संगठन है, क्यों ना उस संगठन को इस तरीके से मजबूत कर दिया जाए। और उस संगठन की परिभाषा भी यही होती थी कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसका मतलब जिसमें जो भी व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो उस संगठन का हिस्सा होना चाहिए। तो पहले हमने अपने लिए पहली जो प्राथमिकता रखी वो रखी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यापारी समुदाय के लोग ही रहेंगे। कहीं से हम लोग बाहर कोई अन्य संस्थाओं से लोगों को हायर नहीं करेंगे। ये पहली प्राथमिकता हमने रखी और लास्ट तक हम लोग इसी को आज तक निभाते हुए आ रहे हैं। व्यापारी, सिर्फ व्यापारी और मेरा व्यापारी, इस कथन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज सब व्यापारी ये महसूस कर रहे हैं कि व्यापारियों को अब कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ता है, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। वो देखते हैं कि व्यापारियों की जो छोटी समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, कुछ घरेलू समस्याएं हैं, वो भी आपस में बात करने लगे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। व्यापार तो आपने शुरू कर लिया, व्यापार बहुत अच्छी तरीके से आपका चल भी रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया और जितना जुनून, जितनी लगन से आपने चैम्बर को इतनी ऊंचाई तक पहुँचाया है, तो व्यापार को क्या अभी भी आप उतना समय दे पाते हैं या शुरू में उस समय ऐसा लगा कि व्यापार में कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, ये तो होता ही है। अगर एक आप अपने जुनून को लेके चलेंगे और एक आप अपने जो कर्तव्य को लेके चलेंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो जो हमारी आजीविका का साधन था फैक्ट्री के रूप में 2010 में, वो फैक्ट्री भी हमारी स्टार्ट हुई और वहीं से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़ना भी हुआ। दोनों काम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। तो हुआ ये कि अब एक को अगर ज्यादा समय दोगे तो कहीं ना कहीं किसी का समय तो खराब होना है, क्योंकि है तो समय अल्टीमेटली उतना ही। तो एक हाथ में अपना कारोबार था, एक हाथ में जो है व्यापारियों का स्वाभिमान था। दोनों चीजों को साथ में लेके आगे बढ़ रहे थे। तो कभी ये होता था कि ये समय कम होता था, कभी इसमें समय कम होता था। तो लास्ट में आज जब मैं ये 12 साल 13 साल की जर्नी को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन महसूस करता हूँ कि ठीक है, अगर मैं इधर समय नहीं देता, अगर संगठन को समय नहीं देता और अपने व्यापार को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता, लेकिन होता ये कि उस समय पे जो लड़ाई हमने शुरू की थी, जिस तरीके से व्यापारियों के स्वाभिमान को रक्षा करने की और उनको और बढ़ाने की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर वो नहीं हो पाता। तो अगर वहाँ पे कुछ समय नुकसान हुआ, जो अपना एक तरीके का बिजनेस में जो रुतबा आना चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन ठीक है, व्यापारियों का रुतबा बढ़ा, उससे मैं खुश हूँ। संगीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्यापार तो शुरू हुआ उस समय, तो छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को आप बहन मानती हैं कि सौतन मानती हैं? सौतन ही रहेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समय व्यापार को देना चाहिए था, हाँ, स्टार्टिंग टाइम से थोड़ा ज़्यादा वक्त दिए इन्होंने, पर जी। अब बैलेंस है। अब आपको लगता है कि आप बहन मान सकती हैं। जी हाँ। अजय जी, आपने ये काम शुरू किया छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो बहुत सारी परेशानियां तो आई ही होंगी, साथ में बहुत सारे प्रेशर भी आए होंगे, कुछ धमकियां भी मिली होंगी। नहीं, धमकियां तो खैर नहीं कह सकते कि धमकियां नहीं थी, लेकिन जरूर है कि जब सामाजिक तौर पे कोई व्यक्ति कुछ करता हुआ दिखता है जी। तो हर संगठन ये महसूस करता है कि हमको कोई भी करता हुआ व्यक्ति पसंद है, तो वो हर संगठन ये चाहता है कि क्यों ना ये मेरा हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमने एक पहले थे कि व्यापारियों के स्वाभिमान को बचाना है और बढ़ाना है, तो वैसे ही अपने लिए भी एक ही चीज रखी थी कि नहीं, एक संगठन जो हमारी पहचान है, जो हर व्यापारी की पहचान है, वो संगठन मजबूत होना चाहिए। तो हमको इधर उधर हर संगठन में पैर नहीं पसारने हैं, अपने संगठन के साथ चलना है। काफी जगह से न्योते आ रहे थे कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वहाँ पे जाके मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा अगर हर जगह पे चला जाता हूँ यहाँ पे, और अगर एक ही, और जिसको मेरी जरूरत भी है, व्यापारी आदमी के पास सबसे अगर कम चीज होती है तो वो होती है उसके पास समय। क्योंकि वो हमेशा मैं मानता हूँ कि वो फ्री होता है, लेकिन अपने काम के पास में अगर उसको अपने काम से दूर कर दिया जाए तो वो एकदम बेचैन भी हो जाता है और अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है। तो हम लोग ने यही चीजों की तैयारी की कि व्यापारी धीरे धीरे जो उसके पास समय होता था वो इधर उधर देखता था। जब हमारा संगठन नहीं है तो वो अपने जो एक्स्ट्रा समय भी होता था वो इधर उधर कहीं दे देता था। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि अगर आपके पास कुछ समय है, थोड़ा थोड़ा समय अपना निकालिए, और कैसे निकालिए, अपने टाइम को मैनेज करिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने समय को लेके आइए और उस समय को अपने संगठन में दीजिए, जिसका रिप्लाई और रिस्पॉन्ड आपको बहुत जल्दी मिलेगा और कई गुना ज्यादा मिलेगा। जब ये एहसास कराया तो आज भिलाई क्षेत्र में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लगभग 3000 सदस्य होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भिलाई अपने आप में एक जिला है वो, और रायपुर के बाद सबसे ज्यादा सदस्यता के रूप में भिलाई की ही पहचान है, और उस पहचान का परिणाम सदस्यता के साथ साथ काम से भी पहचान हुई है। अजय जी, अभी जैसा कि कहा जाता है कि युवा वर्ग देश का भविष्य होता है, आपकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण सुनने को मिला कि आपने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा ये कार्यक्रम शुरू किया युवाओं के लिए। ये क्या है, किस तरीके से इस ओर आगे बढ़ा जा रहा है? हम लोग इसको ये लेके आते, इसलिए लेके आने का ये विचार था। ये पिछले 4 या 5 सालों से हम लोग कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में। कारण ये होता था, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विशुद्ध रूप से जो है व्यापारियों की संस्था है। व्यापारियों के हित का काम करना है, व्यापारियों के लिए काम करना है, व्यापारियों के साथ काम करना है। लेकिन एक चीज हम देखते थे कि हम व्यापारियों के बच्चे भी जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, जो उनको मेन संस्कार उनमें आता है वो आता है स्कूल और कॉलेजेस से। लेकिन जब एक देखते थे बहुत सारी चीजें वो समाज को खराब कर रही हैं, तो हमने भी लगा कि हमारा भी ये दायित्व बनता है, तो हम भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टोकने का, रोकने का और उसको सही दिशा देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे आना चाहिए। इसी मुहिम को लेके हमने अलग अलग टॉपिक्स को लेके जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकते थे, उस टॉपिक्स को लेके हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के बीच में गए। हमने उनको समझाया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये दायित्व नहीं है, ये तो आप, अगर हम आपको पढ़ाई सिखाएंगे तो पढ़ाई तो आपके इंस्टीट्यूशन से अच्छी कोई सिखा ही नहीं सकता है, लेकिन हम आपको बताने आए हैं कि आपके इसके अलावा भी जो सामाजिक दायित्व है, अगर उसको आप ठीक नहीं रहेंगे, आप अच्छा इंजीनियर बन गए और आप किसी चीज की गलत चीज का राह पकड़ लिए हो, तो आप अच्छा इंजीनियर बन के भी कुछ नहीं हो। अगर आप अच्छे डॉक्टर बन गए हो, उसके बाद भी आप में कमियां बहुत सारी है जो समाज को गलत जगह पे ले जा रही हैं, तो आप उस चीज को ठीक से अच्छे डॉक्टर होने का उदाहरण पेश नहीं कर पाओगे। वैसे ही हम जब जो बिजनेस होते थे, बच्चे होते थे बिजनेसमैन के, हम बोलते थे अगर आप MBA करते हो आप आगे चल के, और उसके साथ बहुत सारी कुरीतियों को अपने साथ अगर आप लेके जाते हो, तो आप अच्छे बिजनेस परिवार के बच्चे होने का दावा नहीं कर सकते। ये सिखाने की एक ललक थी कि हम बच्चों के साथ जाएं, वो शेयर करें, और बच्चे बहुत अच्छा उसको एंजॉय भी करते थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और आने वाले समय में ये प्लान हम लोग किए भी हैं, फिर से हम लोग जाएंगे बच्चों के बीच में। बिल्कुल। संगीता जी, हमने सुना है आप सिग्नेचर एनालिसिस करती हैं,
ये क्या है सिग्नेचर एनालिसिस और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सिग्नेचर एनालिसिस में आप जो सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं जी। कोई भी प्रॉपर्टी पेपर या बैंक अकाउंट जिसमें भी आप साइन करते हैं, उससे आपके ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके फ्यूचर, हर चीज़ उसमें पता चलता है और उसको हम करेक्ट करके आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम सिग्नेचर कर रहे हैं, वो सिग्नेचर एक आदत पड़ जाती है और उसके बैंक में और सारी जगह हम वही सिग्नेचर करते हैं, तो क्या वो एक टाइम के बाद हम सिग्नेचर अपना चेंज कर सकते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम जो साइन करते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमारे सिग्नेचर चेंज होता रहता है। तो बहुत सारी माइनस चीजें यदि हमारे अंदर आ गई है तो हम उसको सिग्नेचर सही करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। अगर हमारे में कोई माइनस आ रहा है तो हमारे सिग्नेचर में परिलक्षित हो जाता है? जी हाँ, हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। जी। इसके लिए प्रॉपर वे पे आप गाइडेंस करते हैं कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है? और इसका रूल रहता है कि आप 40 डेज सिग्नेचर करिए, जो करेक्ट सिग्नेचर आपके लिए है जी, उसको जी। 40 डेज डेली करिए आप, तो आपको रिजल्ट आने मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत इजी मेथड है, बैंक्स वगैरह में एप्लीकेशन देके आप अपने सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने सबसे पहले अजय जी के ऊपर ट्राई किया? नहीं क्योंकि अजय वैसे ही उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है जी जी। कि मुझे नई जरूरत महसूस हुई अभी। और दूसरा मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अपने सबसे पहले मैं इसका बेनिफिट अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। तो मेरे जो इन-लॉज हैं, मेरे बच्चे हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, जी जी। मैं उनके साथ ये चीज़ें भी शेयर करती हूँ। वाओ, ग्रेट। जी, आपकी हॉबी है, आप इस हॉबी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी हाँ, मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको एक सेवा के रूप में लेती हूँ। वाओ। कि मैं किसी के यहाँ जाके सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यदि कोई पर्सन मुझे मिलता है और उसका जी, जी। सिग्नेचर में लेके कुछ यदि उसको अच्छी चीज बता सकती हूँ, तो मैं एक सेवा के रूप में उसके लिए ये काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और मैम, जैसे हम सिग्नेचर एनालिसिस आप करती हैं, तो इसमें किन किन चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को बता देंगे तो शायद वो भी अपना सिग्नेचर में थोड़ा बदलाव कर पाएँ? जी हाँ, मैं सिग्नेचर में आप लास्ट में फुल स्टॉप कभी भी मत लगाइए, वो आपकी ग्रोथ को रोकता है। बिल्कुल, Signature- जो लास्ट में हम पॉइंट लगाते हैं जी हाँ, वो। जी और सिग्नेचर आपका 30 to 35 डिग्री ऊपर की तरफ होना चाहिए। जी। और थर्ड है, सिग्नेचर में अपने नीचे अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए, वो आपको सपोर्ट का काम करता है। कॉन्फिडेंस प्लस सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और आपके डिवाइन सपोर्ट का काम करता है। ओके, हम नीचे जो अंडरलाइन करते हैं उसे कई बार हम हाफ अंडरलाइन करते हैं, तो पूरा करना चाहिए, कंप्लीटली अंडरलाइन करना चाहिए, अदरवाइज वो हाफ में भी चाहिए? आप यदि अंडरलाइन हाफ कर रहे हैं तो आप उतने ही चीज में कॉन्फिडेंट है या उतनी चीज में ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो लास्ट जो से सरनेम होता है आपका, उसमें आपका बिजनेस शो होता है, तो आपके फैमिली शो होती है उसमें। तो आप पूरा करेंगे तो आपकी फैमिली, आपके बिजनेस को भी आपका सपोर्ट मिलेगा। जनरली फर्स्ट जो सिग्नेचर का होता है वो सेल्फ होता है, तो वो भी कंप्लीटली करना है? जी जी जी, आप अपने को लेते हुए सरनेम पूरा कंप्लीट करेंगे, अंडरलाइन पूरे में रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मतलब 3-4 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि फुल स्टॉप नहीं लगाना है, सिग्नेचर 35 डिग्री ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। उससे आपकी ग्रोथ, बिजनेस है जो भी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। थर्ड, आप अपना सिग्नेचर पूरा क्लियर लिखिए। ओके, अदरवाइज जब हम साइन करते हैं, सिग्नेचर जब भी करते हैं तो क्लियर नहीं होता है जी, तो क्लियर होना चाहिए। जी, क्लियर होना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, लोग इसी डर से सिग्नेचर को बिल्कुल काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कोई इसकी कॉपी ना कर पाए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और थर्ड, अंडरलाइन होनी चाहिए। और जैसे इनके बिजनेस में कुछ पेपर्स में मेरे साइन लगते हैं, तो मैं अब वैसे ही साइन करने लगी हूँ, तो मुझे ग्रोथ दिख रही है। बाकी सर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
जब आप उनकी इतनी अच्छी गाइडेंस आप कर रही हैं तो नेचुरल ग्रोथ तो होनी ही है। अजय जी, आप छत्तीसगढ़ व्यापारी संघ को इस मुकाम पर आप लेकर गए हैं कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत ही सम्मान के साथ उनके कार्यों को देखा जा रहा है। आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे भी यही है कि जो एक मुकाम तक हमने पहुंचाया है, जब हम पीछे मुड़ के देखते थे कि व्यापारियों को हमेशा से दर्द होता था कि अगर हमारी बात को ठीक से सही फोरम पे ले जाने के लिए बड़ा दिक्कत हो रही है। ये कई सालों से चैम्बर में रहने के बाद भी हमने ये चीज देखी है। तो आज कम से कम मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ। अभी इस कार्यकाल में 17 महीने का कार्यकाल हो रहा है मेरे को प्रदेश महामंत्री बने हुए, और इसमें करीब करीब छत्तीसगढ़ का 90% दौरा हो चुका है। जो हमने नया कार्यकाल बनने के बाद जो है वहां तक जाके पहुंच रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि हर छोटी छोटी इकाई में जो होना चाहिए ये हम देखते थे। चैम्बर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एक इकाई बना दिए हैं या वहां से कोई सदस्यता हो गई, ये चैम्बर का मतलब नहीं है। चैम्बर का मतलब ये है कि वहां पे आपकी इकाई बननी चाहिए, आपकी इकाई जो है ठीक तरीके से चलनी चाहिए। वो कैसे चलती है? अगर आपके पास लोग समस्याएं लेके आ रहे हैं कि साहब हमारे को ये जीएसटी इतना नहीं होना चाहिए था, या जीएसटी की तरफ से ये पेपर आया है, इसका निराकरण आप बताइए, या इनकम टैक्स के ऊपर जो चेंजेस हुए हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर ये सब बात करता हुआ व्यापारी आपके ऑफिस तक आ रहा है, आप तक आ रहा है और वहाँ का पेपर आपके पास प्रदेश लेवल पे पहुँच रहा है और उसको आप ले जाके उसकी बातचीत कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से आपको बात होना चाहिए वो अगर किसी सेक्रेटरी के पास पहुँचाना है तो वहाँ तक पहुँच रहा है, या किसी मंत्री के पास पहुँचाना है, या फिर दिल्ली में भी आवाज उठानी है, अगर वो ठीक ढंग से पहुँच रहा है, दैट मीन्स चैम्बर का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो यही मुहिम आज भी दिमाग में यही रहता है कि व्यापारियों के लिए सिर्फ एक संगठन है, एक दरवाजा है, और अब व्यापारियों ने उस दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया है और अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स होती है वो और उसी बॉक्स में वो डालते हैं। उनको मालूम है कि इस बॉक्स से रिप्लाई जरूर आता है। नहीं तो पहले तक जो उनके पास बॉक्स या दरवाजा रहता होगा, मुझे नहीं लगता कि अगर वो लोग 100 कंप्लेंट्स भेजते होंगे तो 10 का भी रिप्लाई आता होगा। दूर होने की बात तो दूर है, और आप उनको 100% रिप्लाई मिलता है कि आपने ये समस्याएं हमको भेजी थी, इसका निराकरण इस तरीके से होने जा रहा है, या इस तरीके से हो जाएगा, या यहाँ तक हमने बात ले गई थी, अभी वहां पे जाके बात रुकी हुई है। इस सब चीजों का जवाब उन तक तुरंत पहुंचता है। तो इससे व्यापारियों का विश्वास और मनोबल दोनों बढ़ रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति, और वो अब ध्यानपूर्वक सजग हो गए। अब जैसे अभी एक चीज आई है, व्यापारियों को बड़ा दिक्कत हो रही है। जब कोविड आया था, कोविड का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कोविड आया जी, सब बंद हो गया, पूरा देश बंद हो गया, शहर बंद हो गया, मोहल्ला बंद हो गया। लेकिन अब उसमें वो ऐसा समय था जिस समय पे व्यापारियों के पास बहुत सारा सामान खराब होने वाला भी था। अब अगर शासन को बात करनी थी कि अगर उसके बारे में कोई बताए तो कौन बताए, समझाए तो कौन समझाए, तो उस समय पे प्रशासन ने भी ये चीज देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आएगा तो वह बात करेगा, और हमारे पास भी ऐसा नेतृत्व था कि हमारे नेतृत्व के द्वारा हम लोग जाके पूरी बातचीत कर रहे थे, और प्रशासन उस चीज को अहमियत देते हुए तुरंत उस पर निर्णय ले रहा था। तो हुआ ये कि कोविड जैसा कठिन समय भी व्यापारियों ने बड़ा आराम से उसको निकाल लिया। नहीं तो वो ऐसा कठिन समय हो सकता था कि अगर आपका माल शॉप में पड़ा ही अगर सड़ जाता है, या फिर कुछ ऐसा सामान है जो आज समाज में जाना जरूरी है, तो उस समय पे ऐसा भी हो सकता था कि व्यापारियों के ऊपर कालाबाजारी होने का दाग भी लग सकता था। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उपस्थिति की वजह से ये बहुत सुचारू ढंग से चला भी, और प्रशासन ने भी ये माना कि भाई ये काम बहुत अच्छे तरीके से है, और व्यापारी वहाँ पे जहाँ पे उनके ऊपर कहीं दाग लग सकता था वहाँ पे वो सेवक होके उभरे हैं। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। कोविड काल में हमने देखा है कि व्यापारियों का एक संगठन आपने बनाया हुआ था जो कोविड से ग्रसित जो हैं, चाहे आरटीपीसीआर की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था की बात हो, तो वो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरी मुस्तैदी से उस समय एक टीम के तहत काम किया है। हमने पहले कोविड के समय से ही, जब 22 मार्च को 2020 में ऐलान हुआ कि अब हम बंद होने जा रहे हैं, 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ, उसके बाद से 25 तारीख से पूरा हिंदुस्तान के लिए एक दिन का उपवास होने के बाद, बंद होने के बाद फिर 25 तारीख से पूरे का पूरा देश बंद होने जा रहा था। तब हमने देखा बंद तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा इससे दुखी होगा। तो हमने ये देखा कि सबसे हम देखने जा रहे हैं, दुनिया का दुख देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखें हमारे साथ हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है, उसका परिवार है, वो रोज का रोज देखते हैं। हमारे साथ वो ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर रोज का काम उनको देखना पड़ता है, और उसके बाद उनका घर चलता है।
जब ये देखने के बाद हमने एक समूह बनाया और हमने ये तय किया कि हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करना था, मेंटेन करते हुए सभी लोगों के तरफ से सामान आ रहा था, उसको लेके सही जगह पे पहुंचाने का काम हमारी टीम कर रही थी। जब वो चीजें आगे बढ़ी तो हमने देखा कि कोविड की लहर बहुत भयानक हो गई है। उस समय पे व्यापार धीरे से चालू होने की स्थिति में था, तो व्यापार भी करना था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी समझाना था। तब हमारी टीम आगे हो गई। जिस समय पे मुझे याद है सैनिटाइजर का नाम भर लिया जाता था, सिर्फ नाम में सैनिटाइजर उपलब्ध था, किसी के पास सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं होता था। हमने बड़े से बड़े, क्योंकि हमारा भी जो मेडिकल काम करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क था, तो उनके माध्यम से हमने बड़े बड़े कंटेनर सैनिटाइजर के मंगाए, उसको छोटी बोतलों में डाल के हमने फ्री में उनको सब तक पहुंचाने का काम किया कि कम से कम अपने जेब में एक सैनिटाइजर तो रखिए आप जब आप बाहर रहते हैं। तो ये चीजें बताने, इस चीजों से व्यापारियों का कॉन्फिडेंस और आया, व्यापारी अपने व्यापार में और लगे रहे। वो लोग भी जिस समय उनको मिलता था वो व्यापार करते थे, बाकी समय में वो स्टोरेज करते थे, पैकेजिंग करते थे, किस तरीके से समाज को अच्छी सेवा दे सके, ये काम में चेंबर ऑफ कॉमर्स और उनकी पूरी टीम लगी रही। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखे कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो ब्लड की दिक्कत बहुत आ रही थी। ब्लड ग्रुप्स बहुत से ब्लड की जरूरत हो रही थी, प्लेटलेट्स कम होते चले जा रहे थे, तो वो एक बड़ी समस्या आना चालू हुई थी। तब हमने एक ग्रुप बनाया, फिर हम आगे बढ़े, देखिए उसी में हमको रेमडेसिविर जो है वो ब्लैक हो रहा था, तो हमारे कुछ माध्यम से अच्छे रेट्स में मिल गए। तो हमने उस समय पे, जिस समय में मैं बताता हूँ आपको, 15 से 20 हजार में एक रेमडेसिविर बिक रहा था। उस समय पे हमने 39 इंजेक्शंस लोगों को पहुंचा के दिए। आप कल्पना कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने तरफ से थोड़ा एक बैंक बनाया हुआ था जिसमें सब लोग थोड़ा पैसा डालते थे। हम लोग ये सब सेवा करते थे, किनके घर में जिनके पास कोई नहीं है वहां तक पहुंचाना, उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था थी, वो अपनी जगह पे चल रही थी। सबसे ज्यादा था ब्लड सैंपल कलेक्शंस की बड़ी दिक्कत थी एक, तो उसके लिए एक टीम बनाए थे। जो टीम काम कर रही थी उनके साथ हमारी टीम जुड़ी रहती थी, उनको लेके जाना। फिर हमने जब आगे बढ़े देखे कि सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जा रहा है, तो सब दानदाताओं को रिक्वेस्ट करने के बाद उसका एक बैंक बनाया गया, फिर वहां से पहुंचाया गया। तो एक तो चीज हो गई है भिलाई के लिए। बाहर में देखा गया कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्लांट जो है वो भिलाई में बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरे को दूर से फोन आते थे कि साहब हमारे सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप भिजवाइए, वहां भिजवाइए। तो उनको मैनेज करना और यहाँ से सिलेंडर्स उनको अवेलेबल कराना, तो ये भी काम हो रहा था। क्योंकि देखिए अगर आप एक काम करते रहेंगे तो आप सब काम कर लेंगे। और आप पहले दिन से ही, जैसा हो भी था, इंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही थे कि आपको एकदम दरवाजा बंद करके बैठना है। अगर आप कोई भी चीज है अपने मन का, अपनी बुद्धि का या अपने काम का, अगर आप दरवाजा बंद कर लेंगे तो फिर आप अंदर ही रह जाएंगे। और हम ये मानते हैं, हम लोग तो पूरे पहले कोविड काल के समय से एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहर नहीं गया हूँगा, लोगों से नहीं मिला हूँगा। इनफैक्ट एक ऐसा समय आ गया था वहाँ पे कि बॉडीज नहीं मिल रही थी। जब कोविड का जो संस्कार करना होता था वो लोग पैक करके कर दे रहे थे। जब हमने कहा साहब आपके आदमी भी उनको क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं, तो क्यों ना पीपी किट पहन के परिवार के एक सदस्य को ये दे दिया जाए, तो उसको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा। जब हमने कलेक्टर साहब से बातचीत की, उन्होंने हमारी बात को माना, तो ये हमारा संगठन की पहल थी जिसकी वजह से ये चीज हुआ। फिर बाद में अपने परिवार के एक सदस्य को पीपी किट पहन के संस्कार करने का मौका दिया जाए, कम से कम अंतिम दर्शन का अवसर मिलता था परिवार को। बिल्कुल। तो हम लोग उस समय पे भी वहाँ पे रहते थे। जब लोग कतराते थे, शमशान जाना तो बड़ी दूर की बात होती थी, बॉडी को हाथ नहीं लगाते थे, तो भी हम लोग अपना किट पहन के, हम लोगों के पास जो ग्लव्स होते थे वो पहन के, सब चीजें करके ये किया जाता था कि किसी भी तरीके से जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी संस्था हो गई कि जब जिसकी जरूरत पड़े वहाँ पे वो खड़े हैं। चाहे कोविड काल का समय हो, चाहे बच्चों के भविष्य की बात हो, तो जब जरूरत पड़ती है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तैनात है, ये मान सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग ऐसा चाहते भी हैं कि जो दूर से देखने वाले लोग हैं वो सिर्फ चेंबर ऑफ कॉमर्स को या व्यापारियों को इस नज़र से ना देखें कि ये लोग सिर्फ कमाते हैं, बहुत कमाते हैं और पैसा रखते हैं अंदर, अपने अंदर जमा करके रखते जाते हैं। इस नज़रिए से लोग ना देखें, उनका नज़रिया बदलना चाहिए, ये भी हमारी एक चाहत है। इसलिए हम लोग सामाजिक एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। कहीं पे पानी के लिए अगर फ्रीजर लगवाना है तो वहाँ पे भी चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्टिव रहता है। कहीं पे ब्लड डोनेशन का कैंप है तो वहाँ पे भी चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्टिव रहता है। जब दूसरा कोविड आया और प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी कि प्लाज्मा की जरूरत पड़ी कि जो लोग कोविड
भुगत चुके थे उन लोगों से ब्लड दिलवाने वाला काम था, ये था ब्लड प्लाज्मा का। तो उन लोगों को उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना कि साहब आप भुगत चुके हो, आपकी वजह से अगर आपका ब्लड उसमें दिया जाएगा तो कोविड वालों का इलाज जल्दी हो जाएगा, बेहतर ढंग से हो जाएगा। तो ये करवाना, उसके लिए आशीर्वाद ब्लड बैंक, विकास भाई बहुत हमारी मदद करते थे, हमारी पूरी टीम मिलके, तो ये भी होता चला गया। अगर आप करने की एक चीज ठान लेते हैं और अच्छी नियत से करते हैं तो टीम तो बहुत बन जाती है। और मुझे तो एक गर्व होता है बोलते हुए कि आज अगर मैं भिलाई की बात करूं तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो टीम है सभी विंग में, अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम ले लीजिए, उद्योग चेंबर की टीम ले लीजिए, युवा चेंबर की टीम ले लीजिए और हमारी शक्ति महिला चेंबर की टीम ले लीजिए, हम लोग एक यूनाइट होकर एक चीज को काम करते हैं और सबके सामने में विजन क्लियर होता है कि मेरा व्यापारी मजबूत व्यापारी। बहुत बढ़िया। अब अभी जो हमारे युवा जो आ रहे हैं, युवा व्यापारी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी हम लोग उनकी ट्रेनिंग का भी एक चीज चालू कर दी है। देखिए, जैसा टैक्स स्ट्रक्चर जब बदलता है तो उसमें एक चेंजेस आया था। पहले हमारे पास सेल टैक्स हुआ करता था, उसके बाद हमारे पास वैट टैक्स आया, वैट टैक्स के बाद अब जीएसटी आया जी। तो मैं जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक अवसर है, उनको ऐसा बताते हैं हम लोग, उनके लिए बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि देखिए, जो सेल टैक्स कल्चर देखा है, जो वैट टैक्स कल्चर देखा है, उसको अब जीएसटी कल्चर को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही है। लेकिन जो नया आ रहा है, जो सीधा जीएसटी को अपना रहा है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट एक टैक्स कल्चर को देखना उनके लिए आसान हो जाएगा, पहला। और दूसरा, उनके लिए एक जो नई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि पहले जैसे हम ही लोग हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, 50 साल से 60 साल से चला हुआ बिजनेस आ रहा है, हम उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफी सारी जो है तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी जो है आज की डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस पे लगी हुई है। जी जी जी। लेकिन अभी एक कंपटीशन हमारे सामने जो आ गया है, वो एक नई चीज, नई पीढ़ी को फेस करनी पड़ रही है, वो है ऑनलाइन की तरफ से जो हमारे कंपटीशन बढ़ गया है जी। तो हम लोग जो अपने नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं, आप लोग सशक्त हो जाइए, आप अब नई पीढ़ी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से नई चीज को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सिर्फ समझना नहीं है, उसको खेलना नहीं है, उसको अपने बिजनेस में कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, इसके लिए हम लोग सेमिनार्स करते हैं और बार बार उनके बीच में बैठते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं जो नई पीढ़ी आ गई है, वो हमारे फादर ये बना गए थे, ये करना है, ये हमारे जमाने तक होता था। जी जी। अब आपको क्या मिला है और आपको कैसे ग्रोथ करना है, क्योंकि अब 75 साल हो गए हैं हमारे आजादी को। अब जो पीरियड है हमारे लिए बहुत आगे जाने वाला पीरियड है, इसलिए आप जितनी तैयारी करके आओगे, जितने अच्छे तरीके से आप फोकस्ड करोगे और जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे अपने साथ, अपने बिजनेस में, खाली आप मोबाइल तक, पिक्चर देखने तक, उसको गेमिंग करने के लिए आप ना रखें, उनको अपने बिजनेस में आप अडॉप्ट करिए। देखिए, आपकी ग्रोथ, आपकी जो पुरानी पीढ़ी होंगी उससे कई गुना ऊपर चले जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने ऑनलाइन व्यापार का विरोध सुना था। ऑनलाइन व्यापार का विरोध क्यों किया जा रहा है? हम ऑनलाइन व्यापार के जरिए जो कुछ कंपनीज है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, आज की डेट में जितनी ऑनलाइन बड़ी कंपनीज हैं, उनका व्यापार करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो 100 का माल खरीदते हैं, हम भी 100 का माल खरीदते हैं, हम 100 का माल को 102 रुपए में बेचते हैं और उससे पूरा अपने शॉप का, परिवार का, स्टाफ का और पूरे समाज की और जो हमारा दायित्व है उसको निभाने का हम काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंपनीज क्या करती है, उस माल को वो 70 रुपए में, 75 रुपए में, 80 रुपए में लॉस करके बेचती है और अपनी कंपनी का नेट वर्थ बढ़ाती है। अगर उनको साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ नुकसान हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी नेट वर्थ जो है वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ बढ़ जाती है। लास्ट में वो लोग अपनी कंपनी का ग्रोथ करने के बाद उसको 5000 करोड़, 20000 करोड़ में उस कंपनी को बेच देते हैं और उनका नुकसान हुआ रहता है 100 करोड़, 200 करोड़, बस उतने से नुकसान में इतना बड़ा प्रॉफिट बना के वो लोग चले जाते हैं। उससे जो हमारी इकोनॉमी बनी हुई है आज तो वो बूम पे दिखती है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज का हाई पैसा करेंगे जिसके नीचे पे कोई फाउंडेशन नहीं होगी तो उसको गिरते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए हम लोग उस चीज का, वो जो पैटर्न है उसका विरोध करते हैं कि आपने जो ऑनलाइन दिया है हमारे साथ बराबर में दीजिए। अगर हमको उस चीजों में आ रहा है और जिस टैक्स के दायरे में हमको रखते हैं उस टैक्स के दायरे में आप उनको रखिए। जो सहूलियतें आप उनको दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 2% इंटरेस्ट पे उनको फाइनेंस कर रहे हैं और हमारे को अगर 18% पे कर रहे हैं तो हमारी कंपटीशन तो वैसे ही दूर होती चली जाएगी।
तो हमारा मानना ये है, जो आप उनके साथ जैसा सलूक कर रहे हैं वैसे ही छोटे व्यापारी के साथ भी करिए। और छोटे व्यापारी जो है वो हिंदुस्तान के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर जब तक रीढ़ की हड्डी खड़ी नहीं रहेगी, कोई भी स्ट्रक्चर ठीक ढंग से खड़ा नहीं रहेगा। ये समझाने और बताने की कोशिश हम लोग गवर्नमेंट से समय समय पे करते रहते हैं। तो ऑनलाइन व्यापार के संदर्भ में आप उपभोक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? उपभोक्ताओं से तो हम ये कहते हैं कि देखिए, बाजार जो है, जैसा आप कह रहे थे, आपने स्टार्ट वैसे ही किया था कि अगर बाजार की हम रौनक देखते हैं तो बाजार की रौनक किस चीज से होती है? वो सिर्फ और सिर्फ ग्राहक से होती है। आप कितना भी अच्छा किसी भी चीज को सजा लीजिए, अगर वहां पे उपस्थित होने वाले लोग नहीं हैं तो उसकी उपयोगिता और सुंदरता दोनों धरी की धरी रह जाएगी। तो आज भी अगर इतने पुराने बाजार हैं तो आज आप देखिए, आप भिलाई के बाजारों में जाके देखिए, लोग खरीदारी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं वो कम दिनों के लिए जब अपने शहर को लौटते हैं तो उनके बीच में, जब बड़े शहर है, बड़े शहर में कोई भी चीज को खरीदी करने जाना एक बड़ा महंगा काम होता है और एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। लेकिन भिलाई जैसे शहरों में ये चीज नहीं है। एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है, उनका भी पीढ़ियों से रिलेशन बना हुआ है। जब कोई कस्टमर हमारे शॉप में आता है तो वो देखता है कि हम जब उनसे बातचीत करते हैं, उनके पिताजी के बारे में, उनके दादाजी के बारे में बात करते हैं, तो एक अच्छा फील देता है। पहला। दूसरा, वैरायटी के तौर पे हम हर चीजों को देख के, महसूस करके हम उस चीजों को परचेस कर सकते हैं। तीसरा, एक बाजार में जाना ही हमको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। अगर हम बोर्डम से लदे हुए हैं, अगर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं और अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, तो हम देखते हैं जब हम बाजार में जाते हैं तो वो प्रेशर हमारा बिल्कुल रिलीज हो जाता है। इसलिए हम सबसे अपील भी करते हैं कि आइए, बाजार की रौनक भी बढ़ाइए और बाजार का अनुभव भी अपने साथ लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी है कि जब हम नज़दीकी दुकान से जाकर खरीदारी करते हैं तो हम सिर्फ व्यापारी को लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि एक उनके अंतर्गत जो स्टाफ होते हैं, एक दुकान में 4-5 स्टाफ भी हैं, तो हम उनकी भी इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रहे हैं। नहीं, सोसाइटी की तो ये चेन बनी हुई है जी। अगर एक चीज कहीं पे जाएगी तो वो उससे आगे बढ़ेगी, वो उससे आगे बढ़ेगी, वो उससे आगे बढ़ेगी और बाद में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो आके हमसे पुनः जुड़ जाएगी। जैसा मैं कह रहा था कि अगर एक व्यापारी है, एक सामान किसी को बेचता है तो वो उससे जो टैक्स अर्जित करता है वो गवर्नमेंट को देता है, जो प्रॉफिट अर्जित करता है उसमें सबको, स्टाफ को, उनके परिवार को देने के बाद बांटता है। और उसके बाद भी अगर सोसाइटी में कोई बड़े और अच्छे आयोजन होते हैं तो उसमें भूमिका भी व्यापारी की होती है, तो वो भी अल्टीमेटली अपने को रिटर्न मिलता है। तो आपका दिया हुआ जो भी वो पैसा है या आपकी जो खरीदारी किया हुआ जो आपका समय है वो आपको वापस रिटर्न मिलता है। तो ये एक खूबसूरती है हिंदुस्तान के बाजारों की, तो उसको एक कायम रखना चाहिए, हमको उसके प्रति सजग भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम फ्रॉड से भी बचते हैं। कई चीजें हम देखते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें हम देख कुछ रहे हैं, आ कुछ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है उसको हमको रख लेना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल बाजार में जाते हैं, यहाँ रिलेशन ऐसा बन गया है कि हम कुछ चीज खरीद के लाते हैं, अगर हमको हफ्तों बाद भी वो चीज पसंद नहीं आती है और वो अगर खराब नहीं की हुई है, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल एक्सचेंज हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे रिलेशन बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो ये थे हम अजय भसीन जी और संगीता भसीन जी। जैसा कि आपने सुना कि संगीता भसीन जी सिग्नेचर एनालिसिस्ट हैं, करती हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार का आप बदलाव करके उन्नति की ओर प्रगति कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप संगीता भसीन जी से संपर्क कर सकते हैं। और अजय भसीन जी से बात करके हमने समाज की, व्यापार की बहुत सारी स्थितियों को देखा, जाना। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।